बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो संकाय एवं विषयों की समझ बीएड फर्स्ट ईयर में जो बुक चलती है उसकी यूनिट सेकंड का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे। इसमें जो चीज आई है सामने, चिंतनशील अध्ययन क्षेत्र की। क्या है चिंतनशील अध्ययन क्षेत्र? चिंतनशील अनुशासन व्यवस्थित रूप से वस्तु के बारे में जानने व उससे संबंधित खोज करने का प्रयास करता है। किसका किसका चिंतन कर रहा है यहाँ पे? कि चिंतनशील अनुशासन जो है वो व्यवस्थित रूप से वस्तु के बारे में जानने और खोज करने, है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी हो और क्या नया हो सकता है उसका प्रयास करता है। इस अनुशासन का संबंध वस्तु की वास्तविकता तथा उसकी अमूर्त चिंतनशीलता से होता है। किससे होता है? इसका संबंध किससे होता है? कि वस्तु की वास्तविकता, जो रियल में वो वस्तु में क्या है, सत्य की कसौटी पर उतारने पर देखी जाए तो कैसी प्रतीत होती है, ये देखा जाता है। और उसकी अमूर्त चिंतनशीलता, यानी कि जो आने वाले वक्त में वो कैसी होने वाली है, ये क्या नया होने वाला है, उसकी पूरी चिंतन इसमें होता है। जैसे मिलीसियन दार्शनिकों ने अन्वेषण शुरू किया, वो यह खोजने व जानने का प्रयास करने में जुट गए कि कौन से नियम ब्रह्मांड को कैसे संचालित करते हैं। जब मिलीसियन दार्शनिक ने सर्वप्रथम जब अन्वेषण यानी कि खोज शुरू की, तो वे इस प्रयास में जुट गए कि जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार संचालित हो रहा है। उन्होंने जीवन व रचना के संदर्भ में व्याख्या करने हेतु खोज शुरू कर दी। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मनुष्य का या जीव का जीवन किस प्रकार हो रहा है, उसकी रचना किस प्रकार होती है, वो किस तरह से बड़ा होता है और किस तरह से मृत्यु को प्राप्त करता है, ये जीवन किस प्रकार से चल रहा है, इन सब की खोज उन्होंने शुरू कर दी। तथा प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने हेतु कौन सी विधि काम में ली जाए, इस पर विचार किया। कि ये जो प्रश्न हैं बड़े गूढ़ प्रश्न हैं, इनके बारे में उत्तर कहाँ से प्राप्त हो या उत्तर प्राप्त करने की कौन सी विधि हम काम में लें, उस पे उन्होंने विचार किया। तो ये चिंतनशील था, तो इसमें इस तरह का चिंतन उन्होंने किया। इसमें आध्यात्मिक चिंतन भी आता है। वेदों का, उपनिषदों का, सब में इस तरह की बातें लिखी हुई है कि मनुष्य ने कब जन्म लिया और उसकी मृत्यु कब होती है, उसका जीवन का अर्थ क्या है, उसे किस प्रकार से किस नियमों का संचालन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कौन सा तारा कब उगा, या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक है, इन सब बातों का उसमें चिंतन होता है। अगला है शास्त्रीय अध्ययन, डिसिप्लिनरी। शास्त्रीय अध्ययन जो एक शैक्षिक अनुशासन की परिसीमा में होता है, इसके अंतर्गत एक ही विषय का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक ही विषय की प्राकृतिक सीमाओं, विशेषताओं एवं क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनुसंधान के भी विशिष्ट लक्ष्य, क्षेत्र एवं विधियां होती है, जो विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। क्या होता है कि शास्त्रीय अध्ययन जो एक शैक्षिक अनुसंधान की परिसीमा में होता है और इसके अंतर्गत एक शैक्षिक अनुशासन, यानी कि एक ही विषय पे चिंतन करना है। यहाँ पे इसके अंतर्गत एक ही विषय का अध्ययन किया जाता है और इसमें एक ही विषय की प्राकृतिक सीमाओं, उसी विषय के इर्द गिर्द उससे संबंधित उसकी प्राकृतिक सीमाएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, इसमें अनुसंधान के विशिष्ट लक्ष्य, क्षेत्र एवं विधियां सब काम में ली जाती है, जो विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। इस उपागम में अभ्यास व अनुसंधान का अर्थ केवल एक ही विषय पर आधारित किसी सामाजिक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। जैसे दहेज प्रथा ले लो, विधवा विवाह ले लो, बालिका विवाह ले लो, या सती प्रथा ले लो, बालिका शिक्षा, या वृद्ध वो लोगों को रखने के लिए जो गृह बनाए जाते हैं वो, या अनाथालय, किसी भी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द सारे
जो विचार इसमें किए जाते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधानकर्ता किसी एक ही विषय पर कार्य करता है, जैसे न्याय, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जिसमें समान उद्देश्य हो, दृष्टांत हो, नमूनों का आदान प्रदान और समान विधि व भाषा काम में ली जाती है। ठीक है? तो कोई भी एक समस्या ले सकते हैं इसमें, उस एक समस्या के इर्द-गिर्द सारी बातें, उससे संबंधित प्रश्न, उससे संबंधित विधियाँ, उससे संबंधित सारे क्षेत्र, सब कुछ इसके बारे में इसमें सोचा जाता है। ठीक है? और उसको काम में लिया जाता है। ठीक है? डिसिप्लिनरी हो गया, अब है अंतरशास्त्रीय, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी। अंतरशास्त्री के अध्ययन में कई असंबंधित शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र इस तरह अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करते हैं कि दोनों विषय अपनी सीमाओं को पार कर नवीन ज्ञान व सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जो सामान्यतया अनुसंधान का लक्ष्य या उद्देश्य होता है। असंबंधित शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि कई विभिन्न अनुसंधान के क्षेत्र अर्थात गुणात्मक तथा संख्यात्मक उपागम और अन्वेषण तथा विश्लेषण उपागम को एक साथ उपयोग में लेना है। कौन कौन सी बातें लेनी है इसमें? संख्यात्मक उपागम भी लेना है, अन्वेषण भी लेना है, विश्लेषण भी लेना है और उसके अनुसंधान के क्षेत्र और सारी बातें इसमें काम में लेनी है, जो कला व विज्ञान से संबंधित है। कोई चीज़ ऐसी हो जो कला से भी संबंधित हो और उसका विज्ञान से भी संबंध हो। अंतरशास्त्रीय शिक्षा अध्ययन क्षेत्र उपागम का उपयोग कर समस्या कथन का अध्ययन करती है, जो अंतर्दृष्टि के आधार पर विभिन्न अध्ययन क्षेत्र को एक दूसरे से सार्थक बनाती है। कोई भी जिस विषय को हम इसमें चुनाव करते हैं, जिसका कला से भी संबंधित हो, है ना? कला से संबंध हो तो किसी चीज़ को मतलब बनाने पे, जैसे पेंटिंग बनाई, कोई आर्ट है पेंटिंग, तो उसने बनाई, तो उसके पीछे कोई साइंस भी काम करता है क्या? तो वो सारी बात हम उसमें अंतरशास्त्रीय यानी कि उससे संबंधित सारी बातें और सारा विज्ञान और सारी कला उस पे देखेंगे कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होना चाहिए। किसी भी तरह का वो ले सकते हैं। बालक का एक जैसे ट्रेन चलती है, लेकिन बालक को क्या करते हैं हम, वो ट्रेन तो दे नहीं सकते खेलने के लिए, जिद करता है, नहीं मुझे तो ट्रेन ही चाहिए, मुझे तो ट्रेन ही चाहिए। तो क्या करते हैं, लकड़ी की ट्रेन, छोटी छोटी डिब्बों वाली लकड़ी की ट्रेन आती है, या प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बों की बनी हुई पटरी भी होती है उस पे, और उस पर चाबी चलाते ही बच्चा उस पे चलाने लग जाता है। तो ये आर्ट है कि इतनी बड़ी ट्रेन का एक छोटा सा रूपांतरण किया गया है खिलौने के रूप में। उसके माध्यम से बच्चा समझता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके माध्यम से ये डिब्बे एकदम से चाबी चलाते ही, चाबी घुमाते ही दौड़ पड़ते हैं और एकदम सही पटरी पे सही दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, है ना? तो बच्चा कला के माध्यम से साइंस को सीख रहा होता है, तो इंटर रिलेटेड है। ठीक है? अगला है अध्ययन क्षेत्र एवं उसके मूलभूत प्रश्न। कोई भी शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों का भी उतना ही होता है जितना कि शिक्षकों का होता है, प्राध्यापकों का एवं प्रधानाध्यापकों का। और ये सरकारी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से सही है। सही है क्योंकि कोई भी शिक्षा संस्थान है तो उसमें सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं होते, शिक्षक भी होते हैं। यदि कॉलेज है तो प्राध्यापक भी होते हैं और प्रधानाचार्य और प्राचार्य सब होते हैं। तो सबसे मिलकर बनता है शिक्षण संस्थान। तो कोई भी शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों का भी उतना ही होता है जितना कि शिक्षकों का, प्राध्यापकों का, प्रधानाध्यापकों का। और ये सरकारी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से सही है। प्रजातंत्र के स्वीकारने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता प्राप्त हुई। एक तंत्रात्मक शासक के रूप में प्रधानाध्यापक अथवा शिक्षक की इच्छा का महत्व समाप्त हुआ। पहले एक तंत्रात्मक शासन होता था, अध्यापक या प्रधानाध्यापक जो आज्ञा करते थे बालक को वही करना होता था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ अब खत्म होने लगी है, परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अध्ययन क्षेत्र की आवश्यकता नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं रहा कि पहले जो अधिकार, जो अध्यापक और प्राध्यापक को जो अधिकार थे वो कम हो गए। इसका मतलब ये नहीं रहा कि अध्ययन की आवश्यकता ही खत्म हो गई हो। प्रत्येक समाज में उसके सदस्य के कार्यों एवं संबंधों को नियमित करने की
आवश्यकता है। और समाज को नियंत्रित करने के लिए जो बालक का निर्माण किया जाता है, समाज में उठने बैठने के लायक उसे बनाया जाता है, वो विद्यालय में ही होता है। नागरिक बनाया जाता है, देश में अपने देश के प्रति क्या दायित्व है, समाज के प्रति क्या दायित्व है, तो उसे विद्यालय में ही सिखाए जाते हैं। तो प्रत्येक समाज में उसके सदस्यों के कार्य और संबंधों को नियमित करने की आवश्यकता होती है, तो वो अध्ययन के माध्यम से ही होती है। अध्ययन क्षेत्र से संबंधित कुछ आधारभूत प्रश्न निम्नलिखित है, जो विद्यार्थियों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति के नियम क्या है? इन नियमों की जानकारी विद्यार्थियों को कैसे प्रदान की जा सकती है? तो ये प्रश्न ऐसे भारी नहीं है, बल्कि ये है कि बालक को क्या-क्या जानकारी होनी आवश्यक है। तो बालक को प्रकृति के नियम, प्रकृति क्या है? जैसे सर्दी में स्कूल का टाइम अलग हो जाता है, गर्मी में स्कूल का टाइम अलग हो जाता है। तो इस तरीके से प्रकृति के नियम उसमें बालक को पता होने चाहिए, है ना? और विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होना चाहिए। विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक पद्धति को समझना कितना उचित है। यदि बालक विज्ञान में रुचि रखता है, बचपन में वो ईवीएस पढ़ता है, और ईवीएस पढ़ता है तो उसमें उसको साइंस के भी चैप्टर होते हैं, सामाजिक के भी होते हैं, और सब नागरिक शास्त्र के भी होते हैं। सभी तरह के चैप्टर होते हैं जिनको वो ध्यान से पढ़ता है। ठीक है? तो इन चैप्टरों को ध्यान से पढ़ता है तो उसे धीरे-धीरे विज्ञान के बारे में भी जानकारी होती जाती है। ठीक है? तो विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक पद्धति को समझना उसके लिए उचित होता है कि बालक विद्यार्थी जो होता है, विज्ञान की जानकारी किस प्रकार से ले। ठीक है? अनुसंधान तथा इसकी विधियों के बारे में विद्यार्थी क्या समझते हैं? जब बालक बड़ा होता है, ऊपर हाई क्लासेस में आता है, तो उसे पता चलता है कि मैं यदि किसी विषय में विशेष रुचि रखता हूँ, अपनी जानकारी और प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे इसके बारे में अनुसंधान करना चाहिए। इसको बोलते हैं रिसर्च, और ये किया जाता है पीएचडी यानी कि पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। तो बालक जब समझदार हो जाता है, तो अपनी दिशा खुद चुन लेता है और अपने विषय पर अनुसंधान कर सकता है। तो उसकी जानकारी भी वो अपने अध्यापक से, प्राध्यापक से लेता है और अपने क्षेत्र में अनुसंधान कर सकता है। पुष्टनीय शब्द का अर्थ है जो प्रमाणित के लिए अन्य लोगों द्वारा परखा जा सके। ये बालक विद्यालय में क्या सीखा, उसने कितनी जानकारी कलेक्ट की, कहाँ से क्या सीखा, तो इसका इसका प्रमाण कैसे मिलता है? जब वो अन्य लोग उसको प्रामाणिक सिद्ध कर दे। कहीं पर ये होता है कि अच्छा, कोई किसी बालक का एटीट्यूड इतना अच्छा होता है कि उसे देख के ही लगता है, तो उससे पूछा जाता है कि बालक तू कौन से विद्यालय से पढ़ा है, तो दूसरे अपने आप ही लगता है कि किसी अच्छे विद्यालय या अच्छे अच्छे संस्कार लेके ये बालक बड़ा हुआ है, अच्छी जानकारी ली है, इसने अच्छा से अध्ययन किया है, तो उसको प्रमाणिक अन्य लोग उसे अपनी परख के आधार पे उसे प्रमाण पत्र देते हैं कि ये बालक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से या अच्छी जगह से शिक्षा प्राप्त करके उचित लोगों के बीच में उठते बैठते हुए बड़ा हुआ है, तो इसकी अच्छी जानकारी है या ये बच्चा ज्ञानी है। मानवाधिकार का सिद्धांत एवं व्यवहार समकालीन समय में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के महत्वपूर्ण सरोकार के रूप में उभरा है। बच्चों को इस बात का ज्ञान है या नहीं? कितने ही स्कूल ऐसे होते हैं जब बालकों को ये पता नहीं होता कि उनका मानवाधिकार का सिद्धांत या व्यवहारिक समकालीन समय में जो राजनीति विज्ञान चल रही है, उसका प्रैक्टिकल एक रूप भी होता है। उसमें हर बालकों के बीच में एक को कैप्टन बनाया जाता है, एक को वाइस कैप्टन बनाया जाता है, एक को खेल मंत्री बनाया जाता है, एक को अध्ययन का मंत्री बनाया जाता है, शिक्षा का मंत्री बनाया जाता है, एक को अलग-अलग इससे जुड़े हुए उसमें पूरी कैबिनेट बनाई जाती है, उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती है। तो इस बात की जानकारी बालक को है या नहीं? नैतिकता के 3 प्रमुख आधार विनाशकारी आचरण से दूर रहना, अध्ययन क्षेत्र, दूसरों की सहायता करना है। मगर प्रश्न ये उठता है कि नैतिक आचरण का आधार क्या है? और आधार की दृष्टि से क्या हमारा बल मुख्यतः दूसरों की परवाह करने के रवैये से
होता है। जब नैतिक आचरण की बात आती है, तो उसमें नैतिकता के 3 प्रमुख आधार विनाशकारी आचरण से दूर रहना, अध्ययन क्षेत्र, दूसरों की सहायता करना। कौन-कौन सी बात है? विनाशकारी आचरण से दूर रहना मतलब हम बालक बचपन से ही उसे ये पता नहीं होता है कि समाज क्या है, समाज में कैसे उठना-बैठना है, पेरेंट्स से कैसे व्यवहार करना है, टीचर से कैसे व्यवहार करना है। तो किसी बालक का तो सरल व्यवहार होता है, वो सीख जाता है, लेकिन किसी का आक्रामक व्यवहार होता है। बालक गुस्सैल होता है या आक्रामक व्यवहार करता है। तो उसको सिखाया जाता है नैतिक आचरण कि हमें बड़ों से किस तरह से व्यवहार करना है, अपने से छोटों से किस तरह से रहना है ना? इस तरह का उसे सिखाया जाता है। उसको अध्ययन कराया जाता है और किसकी सहायता करने के लिए उसे अग्रसर रहना चाहिए। मगर प्रश्न ये उठता है कि नैतिक आचरण का आधार क्या है? क्या बालक हमेशा नैतिक आचरण करता रहेगा? क्या उसे कभी मतलब कि गलत को गलत कहना या सही को सही कहने का मौका उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो किस आधार पे मिलेगा? तो आधार की दृष्टि से क्या हमारा बल मुख्यतः दूसरों की परवाह करने के रवैये से होता है? तो नैतिक आचरण का मतलब तो यही होता है कि किसी का दिल नहीं दुखे, हम सबसे सौम्य तरीके से, अच्छे तरीके से, स्पष्ट रूप से और बिना गुस्से के प्यार से बात करें। तो ये तो एक परवाह करना हो गया, लेकिन कभी किसी के भले के लिए थोड़ा क्रोध करना भी हो जाता है। तो यहाँ यही है कि क्या हमारा इस दृष्टि से हमारा बल मुख्यतः दूसरों की परवाह करने के रवैये से होता है? तो बिल्कुल हमारा बल मुख्यतः दूसरों को परवाह करने से रवैये से ही होता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान की संभावना भी है या नहीं? ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तथा मानव ज्ञान की सीमाएँ क्या है? विद्यार्थी इस बात से कितना अवगत है? ज्ञान क्या है ना? और सबसे पहले तो ज्ञान क्या है? उसे कहते हैं कि ये बारिश हो रही है, ये इस मौसम में होती है और इससे बारिश के पानी को स्वच्छ करके एक पीने पानी योग्य बनाया जाता है। तो क्या ये ज्ञान है? क्या सभी लोग इसका पालन करते हैं? तो ज्ञान की संभावना भी है, मतलब लोगों को पता है किस तरह से पानी का बारिश के पानी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन क्या लोग इसका उपयोग करते हैं? इस तरह से अब प्रैक्टिकल घर में करते हैं? क्या सभी लोग बारिश के पानी का उपयोग कर लेते हैं? नहीं करते हैं। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और मानव ज्ञान की सीमाएँ क्या है? तो मानव को कितना ज्ञान होना चाहिए? उसे उसे कितना ज्ञान होना चाहिए? यानी कि उसको क्या ज्ञान होना चाहिए कि उसे अंतरिक्ष तक पहुँचना है या पृथ्वी पर रहकर सामान्य मानव का के समाज में रहकर सामान्य मानव की तरह व्यवहार करना है या किसी रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है, उस विषय पर आगे बढ़ना है या उसे अपने परिवार के बारे में ही ज्ञान लेना है कि नहीं मेरे परिवार को किस प्रकार सुखी समृद्ध कर सकूं और कितना इनके लिए धन कमा सकूं, कितना उनकी समाज में इज्जत दिला सकूं, क्या ये ज्ञान है? तो इसकी सीमाएँ क्या है? तो मानव ज्ञान की सीमाएँ क्या है? विद्यार्थी इस बात से कितना अवगत है? विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए। क्या शिक्षा पद्धति में नीतिगत परिवर्तन अकेले ही भ्रष्ट समाज को सुसंस्कृत समाज में परिवर्तित कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यदि शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाए, उसमें जो विषय है उनका जो पैटर्न बदला जाए, चैप्टर बदले जाएँ, बालकों को सिखाने का तरीका बदला जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक भ्रष्ट समाज है जो सुसंस्कृत समाज में परिवर्तित हो सकता है? सुसंस्कृत समाज में परिवर्तित हो सकता है। तो क्या इस सब से एक बालक सुसंस्कृत समाज में परिवर्तित हो सकता है? तो वो देखना इसमें शिक्षा के लिए या शिक्षा द्वारा ये संभव है या नहीं। कहा जाता है कि अगले वर्ष यानी कि 2023 में राजस्थान में भी नई शिक्षा नीति शुरू हो जाएगी। तो जब ये लागू की जाएगी, तो इसको लागू करने से पहले जब कमेटी बैठी थी, तो उन्होंने कितना विचार किया होगा कि जो पुरानी पद्धतियाँ हैं वो पुरानी पद्धतियाँ हैं, उनमें कितनी सक्सेस है, कितनी नहीं है, या आने वाले वक़्त में हमारे बालकों को, हमारे आने वाले समाज को कौन-सी दिशा में ले जाना है। इन सब के बारे में उस पे विचार किया होगा और उसके बाद ही उसे लागू करने का प्रयास हमारे देश में किया है।
आधारभूत ब्रह्मांड क्या है? क्या हम व्यवहारिक रूप से ब्रह्मांड की उम्र में वृद्धि कर सकते हैं? जब हम सोचते हैं कि मनुष्य की उम्र 60 साल है या 100 साल है या 102 या 110 साल है, जब ये सोचते हैं तो आधारभूत ब्रह्मांड क्या है? क्या हम व्यवहारिक रूप से ब्रह्मांड की उम्र में तो क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ये कब से था और मनुष्य कब से है? और मनुष्य के दिमाग की उपज देखिए कि क्या हम नहीं रहेंगे तभी ब्रह्मांड रहेगा? इस तरह की जब बातें सामने आती है तो विचार आता है कि आधारभूत ब्रह्मांड क्या है? क्या हम व्यवहारिक रूप से ब्रह्मांड की उम्र में वृद्धि कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं या हमारे दिमाग में कोई ऐसी उपज है? क्या ऐसा ज्ञान है कि जो ब्रह्मांड व्याप्त है सब जगह, उसमें उसकी उम्र में हम वृद्धि कर सकते हैं? क्या अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना, संघर्षों का सामना करना और स्वयं को बैल की तरह रगड़ना आवश्यक है? तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ पाते तो क्या कहते हैं कि मजदूरी करेगा, ये तो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं है, इसे तो बोरियां उठानी है, मजदूरी करनी है। तो क्या वो उसी तरीके से जीवन जिएगा या वो पढ़ लिख कर कोई अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ा देगा? या संघर्षों का सामना उसे किस तरीके से करना है? ये बात बालक के दिमाग में बचपन से ही पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। पुस्तकालय सेवाओं के बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में विद्यार्थियों को कितनी जानकारी होनी चाहिए? पुस्तकालय सेवाओं के बारे में जब हम कहेंगे तो इसके बारे में विद्यार्थियों को कितनी जानकारी होनी चाहिए? पुस्तकालय हर जगह होता है, हर विद्यालय में होता है, महाविद्यालय में होता है। लेकिन बालक उनमें मिली पुस्तकों का किस तरह से उपयोग करते हैं? क्या जो कोर्स में चल रही है उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हैं या वहाँ अन्य जनरल्स होते हैं, अन्य बुक्स होती है, जीके की बुक्स होती हैं या सामान्य जानकारी की बुक्स होती हैं या अपने जो राजनेता हैं उनके ऊपर बुक्स होती हैं या जैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी हुई बुक्स हो या बिल गेट्स पर लिखी हुई बुक्स हो, तो इस तरह की भी जानकारी वहाँ पे होनी होती है। लेकिन क्या विद्यार्थी उनका पूरा उपयोग करते हैं? तो इसके बारे में विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि हम कोर्स की जो फिक्स चीज़ों के अलावा भी अन्य जानकारी हम पुस्तकालय से उठा सकते हैं। मनुष्य क्या है? हम किस तरह का समाज चाहते हैं? हम यह जांच कैसे करेंगे कि हमने अपेक्षित दिशा में कितनी उन्नति की है? हमें इस अपेक्षित दिशा की ओर बढ़ने से क्या मदद हो रही है और क्या बाधाएं आ रही है? मनुष्य क्या है और हम किस तरह का समाज चाहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मनुष्य क्या है? मनुष्य जो स्वभाव से यदि परिवार के मेंबर्स को ही देखा जाए, तो हम एक ही परिवार में 8 या 10 मेंबर होते हैं, तो सबका स्वभाव अलग-अलग होता है। सबका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, अपना नज़रिया, अपना पैटर्न होता है, अपनी एक्टिविटीज़ होती है, अपना एटीट्यूड होता है। तो मनुष्य क्या है? तो मनुष्य क्या है? क्या समूह में रहने के लिए बना है? या एक-दूसरे के लिए जीने के लिए बना है? या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं हमारे समूह में से, जो हर हमारे समूह को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे डामोर जनजाति में कुछ लोग हैं, जो डामोर जनजाति के कुछ लोग हैं, जो अभी भी एक आदिवासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति है, जो एक कलेक्टर के पोस्ट पे पहुँच गया, तो वो उससे समूह से हटकर आगे पहुँच गया। उसने अनेक इसी समाज का नाम रोशन किया और आगे बढ़ गया और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए। तो मनुष्य किस लिए बना है? उसको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, उसके दायित्व क्या हैं? उसे किस तरह से अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने नागरिक होने का या अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का, इन सब का निर्वाह किस प्रकार करना है? समाज में किस प्रकार से रहना है? ये इसकी जाँच कैसे करेंगे कि हमने अपेक्षित दिशा में कितनी उन्नति की है? सही है कि व्यक्ति समाज में भी रह रहा है, पूरा जीवन भी निकल गया और उसे ये पता ही नहीं चला कि उसने कितनी उन्नति की है। उसे लगता है कि यदि उसका प्रयास सही दिशा में था, तो उसने क्या खोया है और क्या पाया है। हमने इस अपेक्षित दिशा की ओर बढ़ने में क्या मदद हो रही है और क्या बाधाएँ आ रही है। और जब आगे बढ़ता है मनुष्य, तो उसके जब नई चीज़ों को आगे बढ़ता है, सभ्य समाज की ओर आगे बढ़ता है, जिसे व्हाइट कॉलर कहा जाता है,
तो उसकी ओर आगे बढ़ता है तो उसके सामने अनेक बाधाएँ और अनेक समस्याएँ आ जाती है। तो क्या उसका वहाँ बढ़ना उचित है या उसका उसी सीमित दायरे में रहकर जीवन बिता देना सही है? मृदा रसायन से आप क्या समझते हैं? कंक्रीट डिसिप्लिन के मुख्य कार्यकलाप से विद्यार्थी क्या समझते हैं? मृदा रसायन जो है मिट्टी के केमिकल्स को लेकर जो बात है वो है कंक्रीट डिसिबल यानी कि बिखरे हुए समूह को एक उसमें बांध देना के मुख्य कार्यकलाप से विद्यार्थी क्या समझते हैं? बालक एक बिखरे हुए होते हैं। विद्यालय उनको एक समूह में बांधता है, एक क्लास में बच्चों को बिठाता है और उनको ज्ञान का अर्जन करता है। यानी कि एक बिखरा हुआ इधर-उधर जो बिखरे हुए होते हैं बालक, कोई किस कॉलोनी से, कोई किस गाँव से, कोई कहाँ से होता है और वो इनका जब एक ही कक्षा में एडमिशन लेते हैं तो उनका एक समूह बन जाता है। ठीक है? फिर उनके कार्यकलाप निश्चित किए जाते हैं। बालक का सुधार करने के लिए जिस उपचार को अपनाया जाए, वो उसकी समझ में पूरी तरह से आ जाना चाहिए। बालक को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे आज तो मुझे टीचर ने डाँट दिया, अब तो मैं सब्जेक्ट पढ़ूँ ही नहीं। बल्कि उसे लगना चाहिए विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के ऊपर कि उसके टीचर ने या उसके गुरु ने उसे डाँटा है, तो उसके भले के लिए डाँटा है। उसे अपने पढ़ाई में और सुधार करना चाहिए। ठीक है? शिक्षक को न तो बालक को आवश्यकता से अधिक डाँटना चाहिए और न ही उसकी कड़ी आलोचना करनी चाहिए। क्या इस बात का ज्ञान होना विद्यार्थियों और शिक्षकों को आवश्यक है? क्या शिक्षक को न तो बालक को आवश्यकता से अधिक डाँटना चाहिए, सही है, बालक को आवश्यकता से अधिक बार-बार पे टीचर डाँटेगा, तो बालक में हीन भावना आ जाएगी। नहीं उसकी सबके सामने कड़ी आलोचना करनी चाहिए कि अरे ये तो बेकार है, इससे तो कुछ नहीं होगा, अरे ये तो ऐसे ही करता रहता है, हमेशा शैतानी करता रहता है। तो बालक हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो बालक का हौसला बढ़ाते हुए उसे सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास टीचर्स को करना चाहिए। ठीक है? क्या बालकों में सामाजिक अध्ययन क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्य को भी समझ सकें? बालकों में सामाजिक अध्ययन क्षेत्र का विकास किया जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बालक हो उसका जो भी समूह बने, यदि कोई इंजीनियर है तो अपनी जॉब के लिए वो बाहर जाता है, तो वहाँ उसका समूह बन जाता है, तो वो भी एक समाज होता है। तो वहाँ पे उसे उठना-बैठना है, तो इसलिए उसका सामाजिक अध्ययन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और अपने समूह के प्रति जो दायित्व है उसके, वो उसे बिल्कुल समझ में आना चाहिए, उन्हें पूरा करने की उसमें लगन होनी चाहिए। क्या विद्यालयों की परंपराएं और आदर्श सृजनात्मक अध्ययन के अनुरूप होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या विद्यालयों की जो परंपराएं होती हैं कि सभी समाज के बच्चों को ध्यान में रखते हुए कभी लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं, कभी सकरात का पर्व, कभी ईद का पर्व, कभी दिवाली, कभी होली, कभी गुरु नानक जयंती, तो कभी बाबा अंबेडकर जयंती, इस तरह से जो विद्यालय में जो मनाए जाते हैं पर्व, तो वो क्या करते हैं अ, बालक को आगे बढ़ने के लिए बालक को ये लगता है कि हाँ नहीं मेरे ही समाज के अकॉर्डिंग यहाँ पे व्यवहार हो रहा है, यानी कि मुझे भी एक सम्मानीय स्थान प्राप्त है या मेरे समाज का भी यहाँ पे एक वजूद है। तो बालक उस उन विद्यालय की उन परंपराओं और उसमें जो उनको बालक को जैसे साइंस डे हुआ तो बालकों को कुछ बनाने के लिए दे दिया, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया। ये किसी अन्य इस तरह से डे आते हैं जिन पे बालकों को कुछ न कुछ नया सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इससे बालक के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, अपने समूह में रहना सीखता है, बालक अन्य समाज के लोगों से मिल-जुल कर रहना सीख जाता है। तो आदर्श सृजनात्मक अध्ययन के अनुरूप होना चाहिए। तो बालक एक आदर्श नेतृत्व करना भी सीख जाता है और सृजनात्मक अध्ययन यानी कि प्रोजेक्ट बनाना करना भी सीख जाता है। आज का शिक्षक भारत के पुराने आदर्श से बहुत नीचे गिर गया है। साधारणतः आज उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर आ गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो शिक्षक जो पहले के होते थे वो अपने जो कथनी और करनी में इतना विश्वास करते करते थे कि जो कहा था वही करके दिखाते थे। वो अपने उनके बालक के जो पेरेंट्स आते थे उनसे कहते थे कि आप चिंता मत करो, आपका बालक के साथ मैं इतनी मेहनत करूँगा कि एक दिन ये बहुत बड़ा अच्छा नागरिक बनेगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत ज्ञान अर्जन करेगा। और वो बच्चों के साथ मेहनत भी बहुत किया करते थे। तो
आज जो स्थिति है उसके अनुसार लगता है कि आज के जो शिक्षक है, जो पुराने आदर्श धीरे-धीरे भूलते चले जा रहे हैं या उनके पास इतना समय नहीं रह गया है कि अपने आदर्शों पे वो चल सके। क्योंकि उनको समय के साथ जो आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ना होता है, तो साधारणतः आज उनकी करनी और कथनी में अंतर आता जा रहा है। इस बात में वाक़ई बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है कि आप आज का जो अध्यापक है, पहले जैसा नहीं रहा गया है। क्योंकि आज स्टेटस को इनको महत्व दे दिया गया है। जो पहले का अध्यापक था, वो अपने व्यवहार से बालक को इम्प्रेस करता था कि देखो मैं सत्य बोलता हूँ, मैं ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता हूँ या मेरे अंदर मैंने तुम्हें ये इन गुणों को होना कंपल्सरी बताया है कि तो ये गुण मेरे अंदर भी मौजूद हैं। तो बालक अपने टीचर से देखकर उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता था। ठीक है। अगला है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली अनुशासनहीनता में योग देती है। बहुत से छात्र नकल करके परीक्षा में पास हो जाते हैं, उसके बाद वे अपने काले कारनामों को दूसरों को बड़े गर्व से सुनाते हैं। इसका अन्य छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे भी अगली परीक्षा में नकल करने की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। क्या प्रशासन को इसके विरुद्ध कोई ठोस नीतियाँ बनानी चाहिए? बिल्कुल। कितनी बार ऐसा होता है कि यूँ कहा जाता है, "अरे! तूने आर्ट्स ली है, आर्ट्स में क्या होता है? आर्ट्स में जाके सीधे-सीधे कुछ भी मत पढ़ और सीधे जाके उसमें मूवी लिख आना।" तो क्या ये सही है? लेकिन इस तरह से मिसगाइड किया जाता है। कोई यदि टीप कर पास हुआ है किसी कारण से, टीप तो उसने कहीं से टीप लिया है और उससे पास हो गया है, तो कहता है अरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टीप लेना तो इस तरीके से ये तरीका होता है टीपने का। और वो जो बच्चे पढ़ने में मेहनत करने वाले होते हैं उनको भी गलत दिशा की ओर ले जाया जाता है और उनको बड़े गर्व से बातें बताते हैं कि हमने ऐसे टीपा था। तो ऐसे बच्चों के प्रति या ऐसे नकल करने वालों के प्रति जो प्रशासन को विरुद्ध ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। क्या बालकों को अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल। बालक कक्षा में जब अध्ययन करते हैं तो उस समय वो पाठ्य क्रियाएँ करते हैं, पुस्तक संबंधी क्रियाएँ करते हैं। लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जैसे डिबेट हुआ, आशु-भाषण हुआ या अन्य छोटे-छोटे जो गेम्स होते हैं, बहुभाषी गतिविधि हुई, इनके माध्यम से उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपने विचारों को प्रकट कर सकें। उनके धर्म की कोई अच्छी बात हुई तो बालक आके बताए कि सब आप अपने धर्मों की अच्छी-अच्छी बातें, अच्छी-अच्छी सीख आके यहाँ पे मंच पे बताएँगे, तो सब बालक बताएँगे। कि सब अपनी-अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो सब अपनी-अपनी, कोई हाड़ौती में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई मराठी में, कोई बंगला में, कोई गुजराती में, तो सब अलग अपनी-अपनी भाषा में आके बोलते हैं और अपने-अपने भाषा की अच्छी-अच्छी चीज़ें उसपे बताते हैं। तो बालक को इस तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे उनका हौसला भी बढ़ता है और उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। बालकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या नहीं, या कितनी मिलनी चाहिए, ये प्रश्न अति विवादपूर्ण है। बालकों को क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से फिर कुछ भी करे। उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता उनको किस दिशा की ओर ले जाना है, कितना स्वतंत्र रूप से कार्य करना है। किसी को परेशानी नहीं हो, कोई गलत काम ना हो, कोई गलत निर्णय ना हो, है ना? इससे इतने उनमें समझ होना चाहिए, या कितनी मिलनी चाहिए, ये तय होना चाहिए। ये प्रश्न अति विवादपूर्ण है। बाल अधिकार क्या है? बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत क्यों है? बाल अधिकार हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, उसमें बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वातावरण के साथ, समय के साथ और नए-नए युग के नई-नई कल्पनाएँ और नई सोच के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको नई जानकारियाँ जैसे मिलती है, उनका दिमाग उसी तरीके से काम करता है। यदि पुराने समय और नए समय को लिया जाए, 2 पीढ़ी के समय को लिया जाए, तो आज से 2 पीढ़ी पहले जिस तरह से अध्ययन हुआ करते थे और जिस तरह से बालक टीचर्स की बात मानते थे, या जो उनकी नॉलेज होती थी वो कितनी होती थी, न्यूज़पेपर तक ही सीमित थी या उसके आगे भी थे। धीरे-धीरे टीवी आए, रेडियो आए और टीवी और रेडियो के माध्यम से उनकी जानकारी में वृद्धि होने लगी। फिर धीरे-धीरे
मोबाइल आए, नेट चला और अब ऑनलाइन स्टडी हुई। इनके माध्यम से बच्चे घर बैठे गूगल के माध्यम से या अन्य उसके माध्यम से अब घर बैठे कहीं की भी किसी भी विषय की कहीं की भी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की जो शिक्षा है, आज के जो बाल अधिकार है, बालक के मानसिक स्तर जो उनका चेंज हो गया है या उनकी जो गति सीखने की है बहुत तेज हो गई है, उसके अनुरूप होना चाहिए। इस पे विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अध्ययन की विधियाँ जो टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनेगा, जिसे आप थोड़े दिनों में अपलोड कर दूँगी, उसे आप देखना। और वो अलग से पूरा अध्ययन की विधियों पे होगा। फिलहाल मैं इतना सा बता देती हूँ कि अध्ययन की विधियाँ क्या होती है। विद्यालय की प्रकृति तथा विद्यालय के उक्त कार्यों के निष्पादन में विद्यालय में संचालित कक्षाओं के स्तरानुसार विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम संबंधी समस्त क्रियाकलाप विद्यालयों में कराए जाते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की प्रकृति के अनुसार ही अध्ययन क्षेत्र प्रभावित होता है। मतलब कि विद्यालय की प्रकृति, विद्यालय के कार्यों के निष्पादन में विद्यालय की संचालित कक्षाओं, उनकी स्तर के अनुसार विषय, पाठ्यक्रम और समस्त क्रियाकलाप। ठीक है? ये सारी बातें क्या करती हैं, विद्यालय की जो प्रकृति और उसका अध्ययन क्षेत्र उससे प्रभावित इन सबसे प्रभावित होता है। अब ये जो बालक सोचते हैं कि टीचर हमारे क्लास में आते हैं, आते से सबसे पहले गुड मॉर्निंग, फिर क्या करते हैं, बोर्ड फिल करते हैं, कक्षा लिखी, विषय लिखा, उसके बाद बच्चों से सामान्य जानकारी में छोटी-मोटी बातचीत करते हैं, उसके बाद अपने विषय पे ले आते हैं। तो बालक को लगता है कि हाँ, हमारे अध्यापक हैं जो हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक विधि है। ये विधियाँ काम में लेने का जो तरीका है, ये ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। तो ये विधि ऐसी बहुत सारी विधियाँ हैं, जिससे बालक को ध्यान हम मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा सकते हैं। तो उन अध्ययन विधियों का हम अलग से अध्ययन करेंगे और इसमें क्या होती है अध्ययन विधियाँ, वो देख लीजिए। अध्ययन क्षेत्रों की पहचान प्राप्ति पर विषयों का प्रभाव, क्योंकि जो विधियाँ होती है, वो हमें इस अनुसार लेनी होती है कि हम कौन-सा विषय पढ़ा रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति पर विषयों का प्रभाव, अध्ययन क्षेत्रों का शिक्षण शास्त्रीय रीतियों पर प्रभाव, अध्ययन क्षेत्रों की समाज एवं विद्यार्थियों के मध्य वरीयता एवं छवि पर प्रभाव, अध्ययन क्षेत्रों की सामाजिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति की क्रियान्विति पर प्रभाव। इसके बाद है ज्ञान का सत्यापन। तो विश्व व्यापार संगठन की मुक्त व्यापार संबंधी अनुशंसाएं हमारे देश पर भी लागू होती है। कौन सी? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो मुक्त व्यापार संबंधी अनुशंसाएं हैं, जो हमारे देश पे भी लागू हो रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि न केवल हम अपने परंपरागत ज्ञान का संरक्षण करें, क्योंकि यहाँ से हमारी चीज़ें आयात और निर्यात होती है। यदि हम अन्य देशों से संपर्क स्थापित करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, ठीक है? तो न केवल हम अपने परंपरागत ज्ञान का संरक्षण करें, बल्कि इस परंपरागत ज्ञान का प्रौद्योगिकी विकास, नए रोजगारों के सृजन एवं औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में उपयोग किया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि इस ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए इसका वैज्ञानिक सत्यापन करते हुए व्यवस्थित प्रलेखन किया जाए। इससे हमारे इस देशज ज्ञान को मान्यता मिलेगी कि हमारा जो ज्ञान है, हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, उसको हम आगे ले जाएं और उसको अन्य देशों में प्रसारित करें। अन्य लोगों को हमारे यहाँ के विज्ञान से परिचित कराएं, हमारे यहाँ के ज्ञान से परिचित कराएं और इतना व्यवस्थित रूप में और इतना ढंग से इसका प्रेजेंटेशन दें कि लोग इसको मान्यता देने को तैयार हो जाएं। इससे प्राप्त लाभ से संबंधित व्यक्ति या समुदाय की भी सहभागिता होगी। जब लोग इसे समझेंगे तो व्यक्ति या समुदाय हमसे जुड़ता चला जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से मुख्य रूप से ग्रामीण एवं आदिवासी जन समुदाय लाभान्वित होगा। जब हम योजनाएं हमारे विज्ञान की, ज्ञान की, व्यवसाय की आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो हमारे ग्रामीण और आदिवासी लोग भी है इससे लाभ लेंगे। इसके साथ साथ
नए नए उत्पाद एवं प्रक्रिया का भी विकास होगा। इस ज्ञान के प्रलेखीकरण एवं सत्यापन से बायो पायरेसी, जैव ज्ञान की चोरी को भी रोका जा सकेगा तथा अवांछित पेटेंट पर देश विदेश में रोक लगाई जा सकेगी। जैसे नीम पे पेटेंट हो गया, है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर पेटेंट हो गया तो उसको रोकना होगा। हम अपने देश में सब कुछ हर तरीके से सक्षम हो सकेंगे। कंक्रीट डिसिप्लिन में भारत तथा विदेशों की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री का क्षेत्रीय एवं प्रयोगशाला अन्वेषण किया जाता है। इस डिसिप्लिन में सामग्री के गुणधर्मों एवं उनकी विफलता तथा निष्पादन समस्याओं के मूल्यांकन के लिए कंक्रीट, ईंट, सीमेंट, लोहा, अन्य निर्माण सामग्री की विशिष्ट जांच एवं मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र एवं प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर कंक्रीट डिसिप्लिन से जो लिया गया है उसमें बताया गया है कि जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं या अन्य चीज़ें हैं, उनका कितनी सफल है, कितनी असफल है और कितना निर्माण में या जांच में या मूल्यांकन में उनके लिए जो कार्य करने के क्षेत्र थे, प्रयोगशाला की जो सुविधाएं उपलब्ध है, उनमें क्षेत्र अन्वेषण सुविधाओं में कंक्रीट बांध की ऊपरी सतह के परीक्षण द्वारा कंक्रीट जांचों में आए विकार को ढूंढने के लिए एक दूर संचालित अंतरजलीय वाहन, संदर्भाधीन ढांचे, कंक्रीट और गारा की यथावत गुणवत्ता के मूल्यांकन में पंडित का उपयोग कर पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक स्पंद वेग विधि द्वारा अविनाशी परीक्षण उपकरण का लगाया जाना सम्मिलित है। तो इन सब में हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। पराश्रव्य किरणों का यानी कि अल्ट्रासोनिक स्पंद का भी उपयोग किया जा सकता है। कंक्रीट प्रयोगशाला में उपलब्ध विशेष परीक्षण सुविधाओं का उपयोग पुंज कंक्रीट की थर्मल विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। पुंज यानी कि समूह से है और किसका समूह है? कंक्रीट का समूह है। तो उनकी विशेषताओं, थर्मल विशेषताओं के आधार पर इसका अध्ययन किया जा सकता है। अब हिमालय प्रदेश के मूल निवासी अपनी भू संपत्तियों खसरा खतौनी का सत्यापन ऑनलाइन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले ये शायद हिमाचल प्रदेश में ही स्टार्ट हुआ था कि जो वहाँ की उनकी जो ज़मीनें थी तो उनका खसरा, उनकी ज़मीन का जो नाप था वो एक पटवारी के पास होता है, कागज़ के कपड़े के रूप में हुआ करता था पहले। कपड़े पर पूरे गाँव का जिस गाँव की ज़िम्मेदारी पे उस पटवारी को सौंपी जाती थी, जिन-जिन गाँव की, उन गाँव का पूरा ब्यौरा और उनका पूरा नक्शा पटवारी के पास हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन आ गई है। व्यक्ति का नाम, उसका गाँव, ये सब डालने के बाद उसका प्लॉट नंबर जो भी हो, वो उस पे ई-मित्र पर नेट के माध्यम से निकाला जा सकता है। तो अपनी-अपनी भू संपत्तियों का सत्यापन ऑनलाइन कर सकते हैं। बच्चों, ये गूढ़ रहस्य की बातें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। अगले उस अगले यूनिट का चैप्टर अगली यूनिट को लेके फिर मिलते हैं तीसरी यूनिट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।